नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात करेंगे अखिलेश यादव की तीसरी कसम की। आज आपको बताएंगे कि लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान से अखिलेश यादव ने क्या संकल्प लिया। साथ ही बात करेंगे आजम खान की, जो भले ही सपा के अधिवेशन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन अखिलेश उन्हें याद करना नहीं भूले। आज बात ओपी राजभर की भी होगी, जिन्होंने अखिलेश को नई चुनौती दे दी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। तो विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश की तीसरी कसम की। दरअसल आज तीसरी कसम की बात हम करें तो अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ही दूसरे ऐसे नेता हैं जिनके हाथों में सपा की बागडोर है। लेकिन मुलायम युग और अखिलेश युग में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जब से अखिलेश ने सपा की कमान संभाली तब से पार्टी ने कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीता। लेकिन अखिलेश ने इस बार ऐसा संकल्प लिया है जो उनके मजबूत हौसलों को दिखाता है। कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा। तीसरी बार जिम्मेदारी, 24 के लिए नई तैयारी। एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश, षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। कभी तंज, कभी हमला, अखिलेश का नहले पर दहला। और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है। लगता है कहीं पर चुनाव आया है, इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते हैं, और ये बड़े बड़े सेठ लोगों को इतना लाभ पहुंचाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तीसरी बार था जब समाजवादी पार्टी की लाल कमान निर्विरोध रूप से अखिलेश यादव को सौंपी गई। सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के नाम का ऐलान किया, और जब अखिलेश भाषण देने पहुंचे तो उनकी बातों का सीधा संदेश 24 की तैयारी पर दिखा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है, और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। अखिलेश के सिर पर तीसरी बार जो ताज आया है वो खुशियों से ज्यादा चुनौतियों का है, क्योंकि जब से अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने किसी भी बड़े चुनाव में पार्टी को जीत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के गठन को करीब करीब 30 साल पूरे हो गए, लेकिन जैसी हालत इस वक्त सपा की है वैसी शायद कभी रही हो। हालांकि अखिलेश अब नए इतिहास का संकल्प ले रहे हैं। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नया इतिहास भी बनाने का काम करना है। कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। पिछले 10 सालों से सपा हर चुनाव हारती आ रही। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों में भी काफी इजाफा हुआ, जो अखिलेश में नई ऊर्जा पैदा कर रहा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में जब अखिलेश कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनका पूरा फोकस उस वोट बैंक पर भी था जो बसपा से छिटक कर या तो भाजपा की तरफ चला गया या फिर जाने वाला है। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं।
ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। अखिलेश ने बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की तो मायावती ने फौरन ट्वीट कर पलटवार कर दिया। वहीं अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, 24 के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। यानी अखिलेश ये बता रहे थे कि अगर सपा के कार्यकर्ता थोड़े और मुस्तैद हो जाते तो हालात आज अलग होते। उन्होंने चुनाव आयोग का नाम भी लिया और पक्षपात और षड्यंत्र का सीधा आरोप लगा दिया, जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने कई बातें साफ कर दी। एक तरफ जहां उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर कार्यकर्ताओं में ये संदेश दिया कि और थोड़ी सी मेहनत सत्ता दिला सकती है, तो दूसरी तरफ पिछड़े और दलित वोट बैंक को लेकर जिस रणनीति पर वो काम कर रहे वो एक बार फिर से सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं आजम खान के, जिनके लिए अखिलेश यादव ने सम्मान की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। दरअसल बीमारी के चलते आजम खान सपा के अधिवेशन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन अखिलेश ने आजम का जिक्र भरपूर किया। अधिवेशन के मंच से आजम खान का दर्द उठाया और सरकार पर हमला बोला। आजम के लिए अखिलेश का कवच। जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, केवल एक दो घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग के प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। लखनऊ से सीधी हुंकार रामपुर परिवार के लिए आर पार। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों। रामपुर का सबसे बड़ा सियासी परिवार कानून के भंवर में फंसा है। एमपी एमएलए कोर्ट से लेकर अदालत की सुप्रीम चौखट तक आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि कभी वहां की जमीन से सफाई की मशीन निकली तो कभी दीवारों के पीछे से किताब और फर्नीचर। दावा हुआ ये सारा सामान चोरी का था। इसी कार्रवाई को लेकर आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। हालांकि शुक्रवार को ये मामला सुना जाएगा। इसके अलावा आजम परिवार पर जो नए मुकदमे दर्ज हो रहे उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान पर दर्ज 3 नए मुकदमों की बात बताई। सिब्बल ने कहा आजम पर पहले से ही 87 केस थे, जिसमें मुश्किल से उनको जमानत मिली। सिब्बल ने बताया कि जमानत मिलने के बाद नए मुकदमे दर्ज किए गए। सिब्बल ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी में कार्रवाई हो रही, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही। एक तरफ कपिल सिब्बल अदालत में जाकर आजम की पैरवी कर रहे, तो सियासी मंचों से अखिलेश यादव आजम का सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे। सपा के अधिवेशन में भले ही
आजम परिवार से कोई सदस्य न पहुंचा हो, लेकिन अखिलेश ने आजम को लेकर लंबी चौड़ी बात की। अधिकारियों को जानबूझ करके समझा करके ये भेजा जा रहा है कि आपको किस पे झूठे मुकदमे लगाने हैं, किसके ऊपर अन्याय करना है। 2 साल लगभग उन्हें जेल रहना पड़ा। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके ऊपर झूठे मुकदमे न लग गए हों। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है और जहां कहीं भी मदद मांगने जा रहे हो या सहयोग के लिए कहें, न्याय के लिए कहें, तो कोई संस्था सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, आने वाले समय में उन्हें कोर्ट के माध्यम से राहत मिलेगी, उन्हें उनका सम्मान वापस होगा। आजम परिवार के लिए चारों तरफ से आफत मुंह बाए खड़ी है। हालांकि वक्त वक्त पर उन्हें राहत भी मिलती है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर पुलिस के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च वारंट को लेकर लिखा गया था। पुलिस और मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में कई बातें अलग अलग थी, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसी बीच अखिलेश लगातार आरोप लगा रहे कि अधिकारियों को सरकार ने नए काम पर लगा दिया है। अभी की घटना हुई आपने देखी होगी, झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनगढ़ंत कहानी को बना करके उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस भेजी गई। जब कोई घर में नहीं मिला तो उनके बेटे को उठा ले गए। आजम खान का बचाव अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। 16 सितंबर को जब आजम खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस घर पहुंचे थे तो अखिलेश ने पूरे परिवार से मुलाकात भी की थी और जब मॉनसून सत्र चल रहा था तब भी उन्होंने आजम खान का बचाव करते हुए यहां तक कह दिया कि प्रशासन का वश चले तो आजम की यूनिवर्सिटी से AK-47 निकाल दे। यही हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए आप। उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। विवाद सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं है। विवाद तो तब और ज्यादा बढ़ गया था जब रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम को लापता बता दिया और आजम खान की तरफ से सुरक्षा लौटाने की बात कह दी, जिसके बाद आजम की पत्नी तजीन फातिमा को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आजम और अब्दुल्ला फरार नहीं बल्कि दिल्ली के अस्पताल में है। बाद में रामपुर के SP को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि आजम ने सुरक्षा नहीं लौटाई थी। आपको मैंने सुरक्षा दी है तो आप जब बोलोगे तभी तो देंगे, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब वो चाहेंगे फिर मिल जाएगी। घर पे आखिर लगी है ना सुरक्षा उनकी। यानी रामपुर से लेकर लखनऊ तक आजम परिवार पर तलवारें खींची हैं। अब तो अखिलेश यादव भी आजम के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ऐसे में आने वाला वक्त और ज्यादा तूफानी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। और अब बात OP राजभर की, जिन्होंने अखिलेश को दुश्मनी वाला चैलेंज दिया है। राजभर की सावधान बलरामपुर और गोंडा से होते हुए सावधान यात्रा बस्ती पहुंची, जहां राजभर एक बार फिर से अखिलेश पर हमलावर दिखाई दिए। ये वही राजभर है जो विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव के सबसे करीब खड़े दिखते थे, लेकिन चुनाव में हार के बाद दोनों के रास्ते ऐसे अलग हुए कि अखिलेश यादव राजभर के दुश्मन नंबर 1 बन गए। पूर्वांचल से अवध पहुंची राजभर की पीली सेना। बस्ती से राजभर की हुंकार, अखिलेश पर फिर प्रहार। तो हम आज आए हैं सावधान यात्रा के माध्यम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने। सुभाषपा की सावधान यात्रा का दिन चौथा था, लेकिन राजभर का जोश पहले दिन की तरह नजर आया। ये पहली बार था जब राजभर की सावधान एक्सप्रेस पूर्वांचल के बाद पहली बार अवध के किसी हिस्से में पहुंची थी। बस्ती के महादेवा विधानसभा में जनसभा हुई और OP राजभर ने फिर एक बार अखिलेश को सीधी चुनौती दे दी। हमारा होगा सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं।
यानी अखिलेश यादव से सियासी दुश्मनी निभाने के लिए ओपी राजभर पूरी तरह से तैयार खड़े हैं, या ये कहें कि वो इस सावधान यात्रा समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही निकाल रहे और योगी सरकार से उनका प्रेम कितना बढ़ रहा इसे उन्होंने एक बार फिर समझा दिया। डीजीपी ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर का रथ जा रहा है, इस रथ को कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए। राजभर की इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में तो लोग नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो सपा को चुभने वाले थे। बस्ती से पहले ओपी राजभर गोंडा भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार के कई फैसलों पर सहमति जताई। अगर जांच की है, जांच में अगर गलत पाए गए हैं तो गलत के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई हुई है तो भाई स्वाभाविक है, जांच में पाया गया होगा। ओपी राजभर अपने समाज को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि अकेले दम पर उनके चुनाव लड़ने से जीत कितनी आसान है। जब भी सुभाषपा के विधायकों की जीत हुई, राजभर का किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर था, फिर चाहे वो 2017 की बात हो या 2022। लेकिन सवाल तो अब ये है कि 2024 में राजभर की पार्टी का किससे गठबंधन होगा, और जिससे भी होगा तो उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सियासत का दूसरा पहलू ये भी कहता है कि वो कई सीटों पर प्रत्याशी उतारकर सपा का खेल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहे छात्रों के आंदोलन की। आंदोलन हर रोज तेज होता जा रहा है। इसके साथ ही इस आंदोलन को लेकर अब प्रोफेसर में भी क्रेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर इस आंदोलन में अनशनकारी बनकर बैठ गए। छात्रों की मांगों का प्रोफेसर ने समर्थन किया। इसके लिए उन्हें अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं है। छात्रों का आंदोलन तेज, प्रोफेसर में भी क्रेज। फीस बढ़ोतरी की लड़ाई, आंदोलन की नई अंगड़ाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन हर रोज नया रूप ले रहा, कभी गांधीगिरी तो कभी गुस्सा। इस आंदोलन से हर रोज नई तस्वीर आ रही। इस बीच एक प्रोफेसर ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे दिया। मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन ने न सिर्फ फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर इस आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि वो छात्रों के अनशन में शामिल होने के लिए पहुंच गए और मंच से भाषण भी दिया। छात्रों के आंदोलन को लगातार तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन भी लगातार छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आज भी ये छात्रों के अनशन के बीच आए हुए हैं और अनशन कर रहे छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को ये जिम्मेदारी बनती है कोई नैतिक रूप में इसको सपोर्ट करें। और अब बात मेरठ की करते हैं। मेरठ का बिजली विभाग इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह बना है एक घोटाला। विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के भीतर सरकार का बिल्कुल डर नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस जगह यह घोटाला हुआ वहां से ऊर्जा राज्य मंत्री ही विधायक है। आपको याद होगा इसी मेरठ में कुछ दिन पहले सड़क घोटाला हुआ। मेरठ में भ्रष्टाचार का जाला, सड़क के बाद बिजली घोटाला। ऊर्जा मंत्री का गढ़, बेईमानों में नहीं है डर। मेरठ में कुछ दिन पहले सड़क घोटाला हुआ था। भ्रष्ट अधिकारियों ने 200 मीटर की सड़क कागजों में 600 मीटर की दिखाकर खेल कर दिया था। अब उसी मेरठ में बिजली विभाग से घोटाला उजागर हुआ है। मामला यह है कि अधिकारियों ने अधूरा बिजली घर ही हैंडओवर कर दी। ऐसा करके बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस घोटाले में ठेकेदारों की मिली भगत सामने आई है। दरअसल ठेकेदार से मोटी घूस खाकर नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। इस पूरे खेल में 3 अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। और विश्लेषण में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।